आप इमेजिन करो कि अरबाज के सामने अरबाज बैठा है, तो आप पहला सवाल क्या पूछते खुद से? शायद मैं अपने आप से ये सवाल पूछता, मिलते मिलते बातें करते करते करते, जैसे कि लाइक बोलते हैं ना कि प्यार हो गया, एंड देन ऑब्वियसली देन कम्स द सिनेरियो के व्हाट इज़ द फ्यूचर, लाइक व्हाट आर वी लुकिंग एट। घर में हम सब एक साथ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सलमान मेरे बारे में हर कुछ जानता है या मैं सलमान के बारे में हर कुछ जानता हूँ, और वो कहीं कुछ हद तक जानना ज़रूरी भी नहीं है। बच्चन साहब इज़ बिन अराउंड फॉर सो लॉन्ग। जो बच्चे उनको डायरेक्ट कर रहे हैं, क्या उनको बताएंगे, बट वो सुनते हैं ना। मुन्नी बदनाम जो गाना था, मलाइका इज डांसिंग इन द सॉन्ग, सोनू सूद है जो गैंगस्टर है, वो सेलिब्रेट कर रहा है, और जैसे ही गाना खत्म होता है मेरी आपकी एंट्री होती है, तो इस गाना खत्म होने के बाद मेरी एंट्री क्यों कर रहे हो? तो मैं बोला बट फिर आप वही लगोगे कॉप, जैसे आप वांटेड में दिख रहे थे या उसमें दिख रहे थे या उसमें दिख रहे थे, तो इसमें अलग कैसे दिखोगे? तो कुछ तो आपको करना पड़ेगा। कुछ लोग इसे मैं नहीं करूँगा, आई विल नॉट डू इट। हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं और बताओ, और मेरे साथ मौजूद है आज एक ऐसी शख्सियत जो एक्टर है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर हैं, शो होस्ट करते हैं, और भी बहुत सारे टैलेंट है। नहीं, लिस्ट काफ़ी लंबी है। मेरे साथ मौजूद है वन एंड ओनली अरबाज। थैंक यू फॉर हैविंग मी। स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा शो का नाम है, सबसे पहले वही शुरू करते हैं। और बताओ। और क्या बताएं, आप पूछो, हम बताएंगे आपको। इंटरव्यू देने आए हैं तो जैसे आप पूछेंगे वैसे बताएंगे। बिल्कुल ठीक है, चलिए इंटरव्यू की या बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो यही जानता हूँ कि आप उन चुनिंदा सेलिब्रिटीज में शुमार हैं जो कुर्सी के इस तरफ भी बैठते हैं। जैसे मैंने बोला ना, शो होस्ट भी करते हैं, आप बातचीत भी करते हैं। जब आप होस्ट करते हैं शो, तो उसमें अगर आप इमेजिन करो कि अरबाज के सामने अरबाज बैठा है, तो आप पहला सवाल क्या पूछते खुद से? ट्रिकी है वो, कि शायद मैं अपने आप से ये सवाल पूछता, इस वक्त मुझे क्या चीज़ ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, एक्टिंग, प्रोड्यूसिंग या डायरेक्टिंग? शायद मैं अपने आप से ये सवाल पूछता। और अरबाज क्या जवाब देता? मैं आई थिंक एक्टिंग वाज बिन माई पैशन, तो वो मैं करीब ज़िंदगी भर, मतलब आई वांट टू कंटिन्यू एज लॉन्ग एज आई गेट ऑफर्स ऑफ वर्क, बट आई एम एक्चुअली एंजॉइंग द बिहाइंड द सीन्स राइट नाउ। मुझे as a filmmaker, as a producer, as a director, somebody who creates something, I'm liking that phase right now. So I'll continue to do that. आपने एक्टिंग का जिक्र किया, बेसिकली आपने अपने सिनेमा का जिक्र किया जी। अगर मैं पूछूं कि आपकी लाइफ से सिनेमा हटा दिया जाए, जस्ट इमेजिन, तो अरबाज एक्चुअली में कौन है एज अ पर्सन? आई थिंक सिनेमा अगर हट गया मेरी जिंदगी से, तो आई थिंक अ बिग पार्ट ऑफ माई life or my personality will probably get affected, because I've been born and brought up in a film family. जब से होश संभाला है, my father has been a erstwhile writer, has been a stalwart in the industry, written some of the greatest films, of Indian cinema. तो हमने वही लाइफ देखी है, एंड डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को, एक्टर्स को घर आते हुए देखा है, डैड के साथ मीटिंग देखी है, और वो लाइफ बड़ी एक्साइटिंग लगी। तो बहुत पहले ही मन बना लिया था कि अगर कुछ करना है तो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़कर ही कुछ करना है, चाहे वो एक्टिंग हो, प्रोड्यूसिंग हो, डायरेक्टिंग हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, म्यूज़िक हो, कुछ भी हो, मतलब बट फिल्म इंडस्ट्री से ही जुड़ के कुछ करना है। एंड आई एम फॉर्चुनेट दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, एंड आई हैव बिन नाउ फॉर many years एंड होप टू कंटिन्यू बीइंग हियर ओनली। अगर इंडस्ट्री में अगर मैं नहीं होता, तो जो मेरे शौक़ हैं वो आई वुड हैव प्रॉब्ली बिन अ बिट इनटू म्यूज़िक। थोड़ा सा मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक है। मे बी आई वुड हैव ट्राई टू बी अ सिंगर, much as people see me singing and they say नहीं you shouldn't, but that is because I'm not a trained singer, but that my interest would be towards that. तो शायद मैं या तो कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीख लेता या मैं सिंगिंग करता, बट मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक था। स्पोर्ट्स में आई वुड लव टू हैव प्लेड, ईदर आई वुड हैव लव टू हैव स्विमिंग करता मैं, या क्रिकेट खेलता। टेबल टेनिस का, इंडोर स्पोर्ट्स में टेबल टेनिस का शौक था, तो शायद मैं टेबल टेनिस खेलता, बट दैट्स अबाउट इट। बट माई लव हैज़ ऑलवेज बिन फिल्म्स एंड समथिंग क्रिएटिव, एंड दैट्स व्हाट आई एंजॉय डूइंग द मोस्ट। म्यूज़िक का जिक्र किया आपने, सलमान भाई गाना गा चुके हैं। आपने कभी सोचा कि ठीक है, वो मोहब्बत है, सिंगिंग करते हैं ना कोशिश, या करते हैं थोड़ा? हाँ, तो मैंने अपना एक पिंच का जो शो था, उसके लिए जो एक वो उनका जो बैकग्राउंड सॉन्ग था, उसमें मैंने अटेम्प्ट किया था गाने के लिए। तो जो उसका जो टाइटल सॉन्ग है, पिंच पिंच बेबे, pinch, pinch, baby, वो एक वो गाना है, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द वर्ड्स कम्प्लीटली, बट दैट
title song I had sung. That was my first foray into singing, but I have not really pursued wanting to sing. I'm not really very good at it. I don't think playback is something that I can do right now. But yeah, I'm a good bathroom singer. घर में वैसे गा लेता हूँ मजे से. ठीक है, आपने फिल्म फैमिली का भी जिक्र किया. जी. एक वो वक्त था जब आप शुरू कर रहे थे करियर. तब कहीं ना कहीं एक वो चैलेंज था कि यार अविनाश, मुझे वो जो एक हमारा बना है ऑरा या वो जो लेगेसी है उसको आगे ले जाना है. और अब कहीं ना कहीं एक वो प्रेशर क्या फील करते हैं कि अविनाश जो मैं बना चुका हूँ मेरे खुद के दम पे, फैमिली जो हमारी है, फिल्म फैमिली है, उसको और आगे बढ़ाना या उसको मेंटेन करना. चैलेंज वर्सेस प्रेशर उस टाइम और अब में. I think it's you're constantly under some kind of pressure, but I don't think so you should buckle under the pressure because एक किस्म का मतलब to look up to somebody, to be inspired by somebody, it's good, it's important, but your actual competition should be with yourself, that you better yourself from what you were last. तो initially, yes, when I was young, थोड़ा सा immature था, तो थोड़े से insecurities थे. I came from a family where my father was Salim Khan, my brother was Salman Khan, people around me were very famous, some of my friends were very famous, and I was making my foray into the same industry. So there was a bit of pressure that will I live up to the expectations that I have, will I be compared to them, will I be matched to them? And that stayed with me for some time till I realized that, everybody's got their own journey. True. And everybody's got their own struggles, and, your success and your failures are and you cannot compete with other people. So you compete with yourself, try to get as good as you can get, and be happy where you are, and you never know when things will turn around for you. Just be sincere and be focused, dedicated, try to learn your skills and get good at it, and one day maybe lady luck will shine, because थोड़ा सा luck की ज़रूरत तो पड़ती है. Talent के अलावा, hard work के अलावा, I mean to say, I don't see anyone who will survive for so long without all of these factors. Correct. I mean to say, I'm sure you don't need luck for 30 years. You surely need talent and hard work and discipline and professionalism for that long, because luck can just be there to give you a little bit of an impetus or to start, but you can't be lucky 30 years. So if anybody who's had a career of 30, 40 years, you can purely attribute it to the fact that they have been very hardworking, very sincere, and very professional, and good at what they do. So that became my thing. So I've had a checkered career in the sense that I've had my highs and I've had my lows. Some of the things I take certain responsibilities because I see people around me who have probably put that extra bit, which I probably at a time when I probably held back, or I was not so I do take some responsibility. But when I understood that it's important to really, really focus and be on the ball, that's when I took it seriously. And I think from then on, I saw results. So jab I came to a stage where I wanted to do something different, I think automatically something by, nature came my way, Dabang something came my happened. way. Dabang came my way, and I got inspired to make it, and then we made it, and that kind of catapulted me into another scenario of life and success and name and fame and everything that came with it, and that continued till I made my second film, third film, and now recently I've released a film called Patna Shukla, which is being received very well on OTT. So I'm happy with that phase of my life. I have no complaints. I think I still have a long career ahead of me, and I'm happy in the space that I am. I'm not competing with anybody. The only person I compete is with myself. As you mentioned before, and like as you had word की film family से हो आप, है ना? अभी भी जब कुछ बात होती है कि एज अ प्रोड्यूसर यू आर टेकिंग सम प्रोजेक्ट, एज अ डायरेक्टर, एज अ एक्टर, घर पे डिस्कशन होता है कि सलीम साहब से आप कुछ बात कर रहे हो, या सलमान सोहेल से, या बाकी किसी और मेंबर से? आई थिंक लोगों का ये जनरल इम्प्रेशन होता होगा कि भाई हम जब भी कुछ करते हैं या एक पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में, एवरीबडी इज कम्प्लीटली अवेयर ऑफ दैट. आई थिंक मोस्ट ऑफ अस ऑल्सो लीड वेरी पर्सनल लाइव्स. घर में हम सब एक साथ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सलमान मेरे बारे में हर कुछ जानता है या मैं सलमान के बारे में हर कुछ जानता हूँ. और वो कुछ हद तक जानना ज़रूरी भी नहीं है, बिकॉज किसी की, चाहे वो आपके भाई हैं, उनकी पर्सनल लाइफ है, कुछ उनके प्रोफेशनल डिसीजंस, कुछ उनके फाइनेंशियल डिसीजंस, वो उनके ही होने चाहिए. बिकॉज अगर सब चीज़, आई मीन टू से, इट डजंट वर्क दैट वे. So there have got to be even boundaries amongst siblings, amongst family also. So we maintain that. हाँ,
अगर किसी को किसी की ज़रूरत कभी भी पड़ती है, चाहे वो इमोशनल हो या कोई प्रोफेशनल हो या फाइनेंशियल हो, then we are there for each other. Whoever is in a position to do something for the other, we do it because that is what family is for, to be there for somebody. But we don't impose ourselves on each other. We don't impose our time, we don't impose our work. We don't do that. We don't even have too many expectations कि भाई ये मेरा भाई है तो इसको ज़बरदस्ती मेरे लिए ये करना ही होगा. So whenever I have gone to Salman, even with work, I have gone with something where I have been able to contribute to him as well. It's not only about trying to make my career. कि अगर मैं दबंग लेके गया सलमान के पास, तो भले ही मेरा प्रोडक्शन में एज अ प्रोड्यूसर मेरा करियर बन गया, बट आई ऑल्सो सी दैट दबंग से सलमान को भी बहुत फायदा हुआ, राइट? तो हम ऐसे काम करते हैं. इफ इट्स अ वन साइडेड इक्वेशन, वन साइडेड रिलेशनशिप कि भाई आप किसी के लिए करे जा रहे हो, उसका भी फायदा नहीं हो रहा और आपका नुकसान हो रहा है इन द बार्गेन, आई डोंट थिंक दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप विल फ्लरिश. So, so we try to keep it very healthy. We try to keep even our personal lives where we don't interfere too much. Professional lives also, we try to contribute. Otherwise, if you're just going to suck out something from somebody, it's not going to work. कभी ऐसा हुआ है घर पे कोई प्रोजेक्ट वगैरह डिस्कस कर रहे हो कि ये कर लेते हैं, उसने मना कर दिया हो, या उन्होंने आपको कुछ ऑफर किया आपने मना कर दिया हो? ऐसा होता है कि we disagree on few things. Of course we do. I mean to say, just because we are brothers does not mean that if somebody wants it badly also we are going to agree. कई बार ऐसा होता है कि हम किसी स्क्रिप्ट पे लॉक होने के लिए हमको समय लगता है, तो बिकॉज वी बोथ आर प्रोफेशनल्स, वी बोथ अंडरस्टैंड कि भाई हमारे करियर्स इन्वॉल्व हैं. एंड मच एज यू थिंक कि सलमान का करियर इन्वॉल्व है, मेरा तो उनको तो शायद कम फ़र्क पड़े, बट मुझे लाइक वुड बिकम मोर, सो आई हैव टू बी, मैं तो मुझे अपने कदम बहुत तो सो फॉर मी आई एम ऑल्सो वेरी केयरफुल एज टू व्हाट काइंड ऑफ फिल्म, एटलीस्ट व्हाट आई प्रोड्यूस. एज एन एक्टर मे बी आई एम नॉट इन अ पोजिशन ऑफ चॉइस दैट मच. Whatever good comes my way, I take it on and I try to do my best, and that's probably the reason why I'm surviving as an actor even till today, because film work still comes my way. But as a producer, I have a little more control over what I do. उसमें मेरे पास ज़्यादा कंट्रोल है कि मैं कहानी, डायरेक्टर, बाकी के टेक्नीशियंस, कैसी बनेगी, कहाँ बनेगी, क्या कैसी दिखेगी, ये सब मेरे हाथ में कुछ हद तक रहता है. And I try to get the right people on board who see my vision. And that's where I like to work. So those films will reflect a lot about me. Yeah. As an actor and as a producer, do you feel there is some difference between like Bollywood films and OTT projects? I think there is. I wouldn't say that an OTT film is equivalent to being a theatrical film, because I think there are certain subjects that get absorbed or they are patronized more on OTT, and maybe some films are more made for the bigger screen and for for theatrical releases, and they are pretty I wouldn't say obvious, but they are made with those intentions. Like if you're going to make a huge action film with a big star cast, which is a huge canvas film, I don't see any reason why a producer will be tempted to show it on an OTT platform, which is a slightly restricted format in the sense that visuals जो देखने मिलते हैं या जो experience है, वो that has a different market of consumption. OTT I feel is very home viewing, more for what you call content driven. थोड़ा सा वो उसके dynamics वो हैं. But अगर आप सिनेमा देखो तो थोड़ा larger than life, whether it's a science fiction or whether it's an action film or it's a drama film, थोड़ा सा उसका कैनवस बड़ा होता है, उसकी मेकिंग बड़ी होती है, उसके स्टार्स होते हैं, बड़े होते हैं, ताकि इट कैन ड्रॉ ऑडियंसेस टू द थिएटर्स. So yeah, I think there's a difference, but it doesn't make a film any less good. I mean to say, because अगर OTT के लिए फिल्म बनाई है और आपने सिनेमा के लिए फिल्म बनाई है, तो ज़रूरी नहीं कि फिल्म जो सिनेमा के लिए बनी है वो डिफ़ॉल्ट से OTT के फिल्म से बेटर है, ऐसा नहीं है. उसकी सिर्फ उसका फॉर्मेट और उसका जो लाइक आई सेड कहाँ कंज्यूम होगा वो डिफरेंट मार्केट है. It'll be consumed in theaters, this film will be consumed here, but doesn't mean that is better than this. So I don't think OTT films are in any way, if made well, are any less in terms of their content or quality than say the bigger films. As an actor आपने almost हर genre में काम किया है. हाल फिलहाल में एक अच्छा करियर, एक लंबा करियर होने के बाद अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिन पे आप फोकस करते हो अगर कोई भी आपको रोल ऑफर होता है कि अविनाश ये अगर पॉइंट्स हैं, so that works for me? So first and foremost, I see if I
if the director first has the maximum amount of faith and believes कि यार ये role आपके लिए बहुत ज़्यादा सूट करेगा, and he's very insistent that I do that role, because sometimes the director's vision is very important. I've experienced that. जब भी director has been very very sure about the fact that he wants me in the film, I think I have come out with flying colors and I've excelled in those films and I know those films which are there. So एक तो वो एक faith बड़ा important होता है जब director आपको, because वो जब script लिख रहा होता है, कैरेक्टर बना रहा होता है, तो उसके दिमाग में कुछ कास्टिंग के चॉइसेस होते हैं और उसके प्रेफरेंसेस होते हैं, और उसमें अगर आपका नाम निकल गया एंड ही थिंक्स दैट यू आर गुड एट इट एंड you trust him or you also agree, I think things work very well. Because reluctantly director wants you, actor says यार मेरे को नहीं, I'm not too sure, वो बोलता है नहीं मैं आप करो, आप देखो क्या होगा, और वो reluctantly काम करे, फिर वो half heartedly करे, और हो सकता है कि कुछ काम अच्छा निकल आए उसमें से, but वो combination is a trial and error combination. But when you either what you call surrender to a director and say I think I'll go with your vision, so I'll give you my 100%, so I'm going to trust you on that, or the combination is that I am happy that you offered me the role because I'm really good that I'll be able to do it. The most important thing when you do a role is you should try to look as close to the character as possible. So if you look very close to the character as possible, then pretty much half your job as an actor is done. Because to convince an audience that you are that character, it's very important that your gait, your appearance, your look gives you the sense of that you look that. If otherwise you're trying very hard to convince कि मैं वो character हूँ, तो फिर आपको acting के ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ती है. Like let's say if you're a boxer, a heavyweight boxer, but you're 60 kilos and you're trying to show, it's not going to work. It's not so going to work. To physicality, to look the character, or you're going to play this bouncer at a club and you have this not so tall, supposedly tall image-wise person, so then you'll feel कि यार convincing नहीं लग रहा. तो sometimes physicality is half the job one. If you look the character, like if you're looking like a, let's say कोई फिल्म जैसे कि Christian Bale जो फिल्में करता था, Machinist वगैरह, he's playing this character. Now if he didn't do those things, he would not be able to perform that well. He would not look the character. So I personally feel that when actors work on their look, when they work on their character, if they get their physicalities right, half the job is done, because then everything else, technique, dialogues, treatment, performances, expressions are all going to help you. But otherwise वो आप मेहनत करते जाओ बट आप दिखते ही नहीं हो कैरेक्टर, तो वर्क नहीं करेगा. आपने सबसे ज़्यादा मेहनत कौन से कैरेक्टर पे करी? तो एक फिल्म थी माँ तुझे सलाम, जिसकी फिजिकल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी, एंड आई वॉज वर्किंग विथ एन एक्शन डायरेक्टर हु वॉज मेकिंग हिज डेब्यूट, एंड मुझे पता है कि वो फिल्म के लिए मुझे अपने माइंड, बॉडी, सोल सबकी तैयारी करनी पड़ी, बिकॉज आई वॉज एट दैट स्टेज इन माई लाइफ वेयर आई नीडेड वन दैट फिल्म टू गिव मी दैट लिफ्ट. एंड व्हेन दिस फिल्म केम माई वे, एंड एक्शन डायरेक्टर खुद एक फिल्म बना रहा है, डेब्यूटेंट डायरेक्टर बना, तो आपको पता है कि वो कितना एक्साइटेड होता है कि तोड़ फोड़ा बहुत मसाला वो उसकी ट्रेनिंग, उसके लिए जो टाइम था, आई मीन टू से 4 months बिफोर आई स्टार्टेड माई हॉर्स राइडिंग, and it was physical training, and in conditions that we shot, I mean to say we were shooting in -8 and -10 degrees, in Rohtang in the winter, तो and bare body shots और घोड़े पे action, और 7 दिन हमने एक action sequence किया घोड़े पे, 7 days of continuous वो there's a race and very dangerous terrain, मतलब एक साइड 1000 फीट की खाई थी, कुछ भी गड़बड़ हो जाए, कुछ भी गड़बड़ हो जाए, and horses were falling behind me, fighters were falling behind me. I was like fortunate that I kind of didn't have any injury or survived for that matter. So that was a challenging film physically. I wouldn't say as a character I had, was so worried about performing that role. वो role as an character I knew I could perform it, but physically to get into that character of Al-Baksh, तो मेरे को दाढ़ी वाड़ी खुद personally I had to grow my own beard ये वो करके, look body के ऊपर काम करके, and to understand those conditions, that was physically a very challenging film for me. Yes. खुद को गूगल करते हो? गूगल तो नहीं करता, बट मैंने अपने नाम का शायद गूगल अलर्ट रखा है, ताकि जो भी न्यूज़ मेरे बारे में आती हैं, कभी कभी 2-4 दिन में मैं मेल पे चेक करके देख लेता हूँ कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, या उसके अलावा ऐसे कभी खुद को गूगल वगैरह बट गूगल करके एक बार गूगल करके आपको दिख जाएगा. अभी रोज तो अपडेट होता नहीं है, तो ऐसा तो नहीं कि रोज अपने आप को गूगल करोगे तो कुछ नई कहानियाँ आएंगी. तो आई थिंक गूगल एक बार कर लिया, 1-2 साल में एक बार कर लिया देखने के लिए कि क्या स्टेटस.
कई इन्फॉर्मेशन गूगल पे भी मतलब गलत ही होती है. आई वुड सीन Mislead बहुत होती है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनके पास, बिकॉज दे डोंट वेरीफाइड विद द पीपल हु दे राइट अबाउट. सो दे हैव गॉट रॉन्ग डेट्स ऑफ रिलीजेस, दे हैव गॉट रॉन्ग बर्थ डेट्स, दे हैव गॉट रॉन्ग प्लेस ऑफ बर्थ. ऐसा बहुत बार देखा है कि भाई उनके पास ऐसे, एंड वो बड़े दादागिरी से डाल देते हैं इन्फॉर्मेशन, थिंकिंग कि दैट इज़ द मतलब यही है हाँ, सत्य यही जो डाल है दिया जो हमारे हमने, पास बस। है, वो यही है. तो वो थोड़ा सा ऑथेंटिकेटेड नहीं होता, बट ठीक है. कुछ ऐसे याद है जो पढ़ा हो जिसको पढ़ के हंसी बहुत आई हो कि यार क्या ही ये लोग कुछ भी मतलब चला रहे हैं, ऐसे कुछ तो भी लिख बहुत रहे सी हैं. चीज़ें हैं, लाइक कुछ भी लिख देते हैं, लाइक हाँ, बट हाँ बहुत सी चीज़ें. एज अ पर्सन हम सभी की लाइफ में वो फेज कहीं ना कहीं आता रहता है या चलता रहता है जहाँ पे हम लोग परेशान रहते हैं थोड़ा सा. अब क्योंकि जिस फील्ड में आप हो वहाँ पे चेहरा दिखता है एज एन एक्टर, वो पर्सनल और प्रोफेशनल चीज़ को मैनेज कैसे करते हो? आई थिंक लाइक एनीबडी डज. आई थिंक ऐसा नहीं है कि ये जो पर्सनल और प्रोफेशनल इमोशंस को या Correct, हाँ. को एक्सपीरियंस करना वो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के जुड़े हुए लोगों को ही है. आई थिंक एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ गॉट देयर ओन workload and their emotional highs and lows and their insecurities or their issues or whatever. We are not any different. हमारे खुद के भी ड्रीम्स, डिज़ायर्स, एक्सपेक्टेशंस, चाहे वो पर्सनल, प्रोफेशनल और फाइनेंशियल होते हैं, हम उनके हिसाब से हमारा माइंड सेट, हमारा मूड कभी कभी चेंज होता है. बट द पॉइंट इज दैट टू अचीव अ स्टेट विच कम्स मच लेटर इन लाइफ, दैट यू नो डोंट सेट दोज टारगेट्स, लिव बाय द डे, do your best. You know, whatever you want to achieve is only something that will happen for what you do today. आज आप जो मेहनत करोगे आपको उसके रिजल्ट्स कल, परसों, नरसों जब भी आपको मिलेंगे. तो अगर आपको अपना फ्यूचर अच्छा करना है तो आप अपने प्रेजेंट पे काम करिए. सिंपल एज दैट. सो एज लॉन्ग एज यू कीप वर्किंग ऑन योर प्रेजेंट, you are ensuring that you have a good future. There is no other way to have a good future. You cannot sit and say कि मुझे जल्दी से ये चाहिए या मुझे ये चाहिए, बट आप कर क्या रहे हो उसके लिए? आप कुछ आज करोगे, it will automatically culminate or become that. So that's what I had learned कि don't sit and desire and don't sit and manifest without, like अभी बहुत आजकल चल रहा है कि मैनिफेस्ट करो. मैनिफेस्ट करके करोगे क्या अगर आप एफर्ट नहीं करोगे? कि मुझे आई मैनिफेस्टेड अ मूवी, आई मैनिफेस्टेड सो मच ऑफ मनी, आई मैनिफेस्टेड अ कार. तो घर बैठ जाओ फिर. मैनिफेस्ट ऑफ ऑल ऑफ दैट के बाद आपके साथ उसका एफर्ट किधर है? आप कौन से ऑफिस गए, किससे मिलने गए, कहाँ आपने मेहनत की, क्या आपने सोचा, कितने वर्क आवर्स आपने बढ़ाए अपने काम में ताकि आपको सैलरी की इंक्रीमेंट हो, कहाँ आपने परफॉर्मेंस अच्छा किया ताकि आपको एक बड़ा रोल और मिले. तो वेयर इज ऑल ऑफ दैट? इट विल ऑल हैपन इफ यू मेक इन द एफर्ट, देन इट विल हैपन. देन वेदर यू मैनिफेस्ट और डोंट मैनिफेस्ट, इट डजंट मैटर. How does it matter? What is manifesting? Manifesting is only about putting effort today, realistically. नहीं तो बैठ के सब अगर डिजायर करने लगे तो कोई काम ही नहीं करेगा. Think about it. True. सब ये आजकल नया शुरू हो गया कि भाई I manifested this, I manifested that. बट उससे होता क्या है? रोज बैठ के 4 घंटे बैठो, मेरे को करोड़पति बनना है, मुझे ये पिक्चर मिलना चाहिए, मुझे वो होना चाहिए, मेरी हेल्थ ठीक होना चाहिए. अरे हेल्थ ठीक होने के लिए सिगरेट पियोगे, दारू पियोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे तो मैनिफेस्ट करके करोगे क्या? होगा क्या तुम्हारा? चांस है कि आप आधी बॉटल पी जाते हो रोज और बोलते हो कि मेरा लिवर ठीक हो जाएगा, मैंने मैनिफेस्ट किया है मेरा लिवर ठीक हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं ना. तो मैनिफेस्टेशन ऑल्सो वर्क्स विद एफर्ट. मैनिफेस्टेशन वर्क्स विद पुटिंग समथिंग इन एक्शन. So that's what I realized, you know, it's all very interesting to see कि भाई ये किताब पढ़ ली, वो पढ़ ली, अब मैं बस बैठ के मैनिफेस्ट करता. वो हमने भी किया है. कुछ होता नहीं है. जब तक काम नहीं करोगे तब तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. तो ये every action has an equal and opposite reaction. Correct. So you work at something and you'll get results. Sometimes we are very hasty and we are very impatient to get results. That's what it is. But the point is that it will. It's like अभी जैसे कि आप let's just say कि एक सीड आप डालते हो, तो कोई प्लांट शायद 3 महीने में ग्रो करता है, उसका स्प्राउटिंग या जो भी होगा या वो होगा जर्मिनेशन जो होगा वो 3 महीने में होगा. कोई ट्री जो है वो अपने फुल साइज में साल भर में आता है, किसी को 5 साल लगते हैं. तो सीड
कि स्पीड क्या है आपकी ज़िंदगी में, आपने किस चीज़ में, किस प्रोफेशन में, किस काम में, किस इमोशन में कौन सा डाला, उसको कितना टाइम लगेगा, हाउ डू वी नो? वो होगा ज़रूर, लेकिन वो नेचर का श्योर गारंटी है कि दोज एफर्ट्स दैट यू पुट इन विल कल्मिनेट इनटू समथिंग विद रिजल्ट्स दैट आर कंप्लीटली कॉम्प्लीमेंटिंग व्हाट यू डिड. ब्यूटीफुल थॉट. पिछले कुछ दिनों में आपके कुछ बहुत प्यारे वीडियो सोशल मीडिया पे सामने आए हैं जिनमें जो परिवार की नई सदस्य हैं शूर, आप उनके साथ दिख रहे हैं और आपके फोटोज़ वीडियोस को सोशल मीडिया पे बहुत पसंद किया जा रहा है. शादी के बाद लाइफ में क्या बदला? आई थिंक आई एम very happy, very settled, very calm, more focused, you know. And I think that started from the time I started knowing my wife, you know, from the time that I was dating her. I think things had started changing from there itself. And they've only gone better because I've become a little more, I would say, more confident and more sure about myself. And I think, yeah, her influence has been very, very good in my life in many ways. Yes. थोड़ा सा और, क्योंकि आप दोनों के बारे में फैंस एक्चुअली में बहुत जानना चाह रहे हैं. जो वीडियोस वगैरह वायरल होते हैं उनमें बहुत कमेंट रहते हैं. आप लोगों की पहली मुलाकात, प्रपोजल वाला फेज कैसा था? Like I said कि I met her on the sets of my own film Patna Shukla. She was working as a professional with Raveena ji in her team. But there was very less interaction around that time. But towards the end of the film, when we were celebrating the movie's completion and all, I happened to have conversations with her and then happened meetings with her and all of that. And we started kind of spending time together. That's when we decided that, you know, it's interesting to know each other, and we shared some very interesting common views and values and all that stuff. And मिलते मिलते बातें करते 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 जैसे कि like बोलते हैं ना कि प्यार हो गया. And then obviously then comes the scenario, okay, what is the future? Like, what are we looking at? And I mean to say, I was also at a stage where I, you know, wanted to drop anchor and, you know, like, okay, I need to settle in my life. If there's going to be a partner, I mean to say, I don't want anything which is, you know, frivolous or by the way. And she was in the same space, you know, that if this has to go further, it has to have some kind of meaning. Otherwise, you know, we are good as friends. So I appreciate you as a human being. You appreciate me. And let's leave it at that. But then there were so many emotions attached, because of which we both decided that I think we are good to, you know, think of a life together. And if that would mean, then you have to give some kind of validation to your relationship, and that comes with either accepting a relationship as like somebody's your girlfriend, or then you make it into a marriage. And I think we had come to a stage where I think, you know, marriage was an option which we were very keen to take. So it was all, बोलते ना चट मंगनी पड़ गया टाइप का कि भाई the day we decided that this is it, we just chose a date and told our families this is what's happening. Everybody was happy on either side, and few of our friends were aware of it. And like I said, our relationship was not deliberately kept under wraps or anything like that, but it so happened that when we met, it was not, you know, we were not papped for that matter. Though we kept going out to a couple of, you know, very famous places and, you know, known places and, you know, public places. We just got lucky that we were not very papped at that time. And then once we came out, then everybody realized, oh, ye kahan se ho gaya? But it was not a sudden thing. I've known her for almost a year before we took this plunge. Yeah. इस जवाब की सबसे खूबसूरत बात थी जब आप उनके बारे में बात कर रहे थे, you had a smile on your face. Yeah, she's lovely. ठीक है. जैसे मैंने बोला कि आप जो काम करते हैं उनमें एक हिस्सा वो भी है, आप होस्ट भी करते हैं शोज़ वगैरह, एंकर वगैरह. जब कुर्सी के इस तरफ बैठे होते हैं आप, है ना, जहाँ सवाल कर रहे होते हैं, आप तैयारी कैसे करते हैं कि सामने वाले इंसान को कैसे बात करनी है, कैसे परखना है, कैसे बात करते हैं? तो लाइक यू सेड कि तैयारी कैसे करते हैं. अभी मुझे अगर किसी को इंटरव्यू करना है तो मुझे कुछ हद तक उनके ऊपर एक किस्म का रिसर्च ऑलमोस्ट करना पड़ता है. बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती है. मेरी एक टीम भी है जिनके साथ मैं डिस्कस करता हूँ. तो उनके बारे में जितना मटेरियल अवेलेबल है, चाहे वो इंटरनेट पे है, चाहे वो कोई किताब में है, या कोई उनके इंटरव्यूज़ हैं, या जो भी कहीं किसी और ने कुछ बोला है, वो सारी चीज़ें हम कोशिश करते हैं कि उसको गैदर करें. उसमें से हम देखते हैं कि हमको इसमें से
क्या मिला है जो हम इसका इंटरव्यू बना सकते हैं, क्या है जो फ्रेश है जो किसी ने पूछा नहीं है, ताकि अगर कोई किसी का आप इंटरव्यू लें और आपने इंटरव्यू में पता चला यार ये तो सवाल वो पूछ चुके हैं या ये हो चुका है, तो ऐसा क्या ग्रेट है इस इंटरव्यू के अंदर जो यार ये इंटरव्यू लेके कुछ मज़ा नहीं आया, बस एक कॉन्वर्सेशन हुई है बट ये सारी बातें तो हमको कहीं ना कहीं इधर उधर से पता थी. तो वी आर वेरी माइंडफुल when we are making we are doing an interview to make it engaging. We see that we are asking very pertinent questions as to what are relevant and what have not been asked and what would be interesting for the public to know. So that is what I do in my chat shows, and I'm going to start my second season of Invincibles जो मैंने किया था, जिनमें मैंने डैड के साथ किया, जावेद साहब के साथ किया था. वाला एपिसोड वाज लेजेंड. तो अभी वो चीज़ें हैं जो फॉर्चुनेटली वो सवाल जो हैं वो शायद मैं ही पूछ सकता था उनसे. और दूसरी बात ये है कि हमने देखा है कि हमारे कंट्री के अंदर इतने लेजेंडरी फिगर्स हुए हैं, इतने नाम वाले लोग हुए हैं हर फील्ड के अंदर, टेक्नीशियंस. आई एम नॉट सेइंग ओनली इन द फिल्म इंडस्ट्री, वी आर टॉकिंग अबाउट वेदर इट इज़ स्पोर्ट्स और वेदर इट्स पॉलिटिक्स और वेदर इट्स इन अ मेडिकल फील्ड और वेयर एवर इट इज़. बट लॉट ऑफ पीपल गो अनडॉक्यूमेंटेड. उन्होंने अपनी ज़िंदगी का निचोड़ किसी को दिया नहीं है. बहुत कम लोगों ने या तो बायोग्राफीज़ लिखी हैं या उनके ऊपर ऑटोबायोग्राफीज़ लिखी हैं या उनके ऊपर कोई बायोग्राफीज़ लिखी गई हैं या कुछ भी, मतलब उनके बारे में कोई हार्ड टॉक, सिट डाउन टॉक जहाँ वो अपनी ज़िंदगी का पूरा निचोड़ आपको दे, वो है नहीं. बहुत कम लोग हैव बिन व्हाट यू कॉल डॉक्यूमेंटेड इन दैट वे. And I was looking at my father and I said, there's a good chance that his own grandson wouldn't know where his humble beginning was from. Where did he come? What did he do? What was his first film? I said, तो दुनिया को कैसे पता चलेगा यार, जब हमको ही मतलब हमें तो इन लेगेसी करने के लिए पहले तो इनको डॉक्यूमेंट करो जो हमारे घर में है, कि इनकी शुरुआत कहाँ से हुई, इन्होंने कहाँ क्या स्ट्रगल किया, कहाँ ठहरे थे, क्या थे, ताकि उनके ग्रैंडसन्स, उनके ग्रेट ग्रैंडसन्स देखे कि भाई हम कहाँ से आए हैं और कौन लोग हैं हम. बिकॉज आज के ज़माने में किसके पास टाइम है यार. मेरे ख्याल से our own kids have probably not seen half of the films that we've done. You know what I mean? So, and that's fair enough. I mean to say they'll find time to see. They've got too many things to do. But forget seeing your grandfather's films which are of some other generation or other. But it's important that you document that. That's why history has a big relevance in everybody's life, right? So the idea came from there. And then when it came from there, you should document your legendary people, your people with that legacy. Then it didn't stop at with Salim Saab. Then it went to Helen Aunty. Then it went to Javed Saab. Then Bhatt Saab. And then I was fortunate enough to get some great interviews. Great interviews where they spoke their heart out without, no holds bar. Like they did not see, because one very important thing that I do when I do my interviews is that I don't try to sensationalize an interview. Like that's not my thing. Yeah, I'm going to get something that is going to raise eyeballs, Correct. Or to have a caption which is very eye-catching, or probably to corner my guests so that they will feel trapped and give me an answer that they are like or atak gaya jaise. वो नहीं करना है. Put them in a comfort zone, put them in a zone where if they feel awkward talking about it, move on from there. Because you have to respect people's. Today somebody is there in front of me, not necessarily because of their personal life. They're there because of their professional life. So my concentration should be more about knowing about their professional life, and the questions that I ask about their personal life should be very surface level questions, because everybody is very private. Today if you start asking me too many questions about my personal life, I may not I'll not feel comfortable. Completely and I'll agree. probably not feel comfortable also because I'll choose who I want to talk to. Agree. So somebody might from a particular channel or from a certain journalist may not be the person who I'd feel comfortable, who would represent me the way I am. So I want to create that scenario where tomorrow, because I'm from the fraternity, because I'm from the family that I am, plus I have my own colleagues in the industry, that when I do speak to them or I question them on certain topics, they feel free to answer, without any inhibitions. As a filmmaker, जब आप set पे होते हो and you are directing someone and that someone is सलमान खान, तो वो कितना मुश्किल हो जाता है या बहुत easy हो जाता है? क्योंकि सलमान खान has an amazing aura, एक अलग फैन फॉलोइंग है, तो उस लेवल पे चीज़ों को ले जाना, प्लस वो भाई हैं, तो वो चीज़ मेंटेन करना, दोनों चीज़ें नहीं होती, मुश्किल भी नहीं होता और इजी भी नहीं होता. आई डोंट थिंक इट्स लाइक कि भाई सलमान है तो बहुत इजी है डायरेक्शन करना, और मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि वो ही डजंट मेक इट डिफिकल्ट.
सो इट्स लाइक वर्किंग विद एनी प्रोफेशनल. आई थिंक क्या होता है ना, जब हम सेट पे आ जाते हैं ना, तो फिर वो भाई है, स्टार है, बड़ा है, छोटा है, वो एक्टर है, मैं डायरेक्टर हूँ, वो सब खत्म हो जाता है. बिकॉज दैट इज़ वन ग्राउंड वेयर दैट होल सिस्टम चेंजेस. वो सेट के बाद ही बिकम्स माई एल्डर ब्रदर, सेट के बाद ही इज़ अ सुपरस्टार, बट ऑन द सेट ही इज़ एन एक्टर. And he realizes that. I mean to say, he cannot be anybody because he's being that character. Now, either he chooses to be Salman Khan, the superstar on my set, or he chooses to be Chulbul Pandey, the actor on my set. Now, if he chooses to be Salman Khan, the superstar on my set, while performing Chulbul Pandey, you can imagine what is going to happen to the character. That won't work. Simple. तो उसको भी अपने सारे बैगेज वगैरह छोड़ छाड़ के, अगर स्टार के इश्यूज है, टैंट्रम्स है, छोड़ छाड़ के एज अ कैरेक्टर में घुसना है. मुझे एक छोटी सी लिबर्टी ये मिलती है कि मैं नॉर्मली अगर उनका छोटा भाई हूँ तो मैं जिस तरीके से उनसे बात करूँगा या जो उनसे डिमांड करूँगा, वो मेरी अथॉरिटी चेंज हो जाती है, क्योंकि अब मैं डायरेक्टर बन गया. तो अब मैं बोल सकता हूँ कि मुझे कैसे चाहिए, कि यार तुम ये करोगे या मुझे ऐसा पसंद है या ये करके देखो, जो प्रॉब्ली मुझे एज अ पर्सनल लाइफ. सो दीज आर रोल रिवर्सल्स दैट हैपन एंड देयर आर सर्टेन प्लेसेस वेयर दे चेंज. तो सेट में लोगों को लगता है कि यार डोमिनेंस होता होगा सेट के ऊपर सलमान का. बिल्कुल नहीं होता. ही इज अ प्रोफेशनल, वेदर इट्स विद मी और विद एनीबडी एल्स. एवरी एक्टर नोज कि देयर इज अ डायरेक्टर. व्हाई इज द टाइटल गिवन एज अ डायरेक्टर? द डायरेक्टर इज गिवन अ टाइटल बिकॉज ही इज देयर टू डायरेक्ट यू. इफ यू आर नॉट गोइंग टू लेट हिम डायरेक्ट यू, देन व्हाई इज ही कॉल्ड अ डायरेक्टर? एज सिंपल एज दैट. Why would he be called the director of the film? He is directing artists, he is directing technicians, he is directing his music director, he is directing his writers, what he wants. Then they give him what he wants. But he is the person who is putting them in that place. Now, if you are not clear, then people take over. कि director नाम से है, जानता कुछ नहीं है, तो फिर actor will take over, technicians will take over. But if you know your job, if you know what you're doing, at least you're clear about what you're doing, then you have people listen to you. But for people to listen to you, you should have the maximum amount of clarity. जहाँ आपके अंदर confusion देख लिया, human nature है कि भाई उसको पकड़ लेगा कि भाई ये तो confused है, इसको पता ही नहीं है, तो अब अपन अपना करते हैं. जब आप किसी को clarity के साथ बोलते हो कि नहीं, I've gone down that road, मुझे पता है ये सब आप जो डिस्कस कर रहे हो, बट यही सही है, आप करो ये और देखो, this is what I want, वो मान जाते हैं. फिर वो बड़ा छोटा नहीं होता. नाउ टेल मी वन थिंग, बच्चन साहब इज बीन अराउंड फॉर सो लॉन्ग. मतलब जो बच्चे उनको डायरेक्ट कर रहे हैं, क्या उनको बताएंगे, बट वो सुनते हैं ना कभी. when they also come with a vision, they listen to him, he listens to them because they're coming, they're directors, he gives them that respect. So that is very important. As long as you're clear, it doesn't matter if you're senior or if you've had more experience or if you've done great work, because you have to follow that person's vision. That is how it is. आपने दबंग का जिक्र किया. आई हैव 2 क्वेश्चंस अबाउट दबंग. फर्स्ट थिंग, कभी आपको और सलमान का कोई क्रिएटिव डिफरेंस हो, कोई सीन अगर कुछ ऐसा है तो वो बताएं. सेकंड चीज़, दबंग 4 का क्या अपडेट है? नहीं तो क्रिएटिव डिफरेंसेस एक नहीं, बहुत हुए हैं, ऐसा नहीं है. उसमें अच्छा ही हुआ है, बहुत सी चीज़ें हुई हैं. तो उसमें कुछ बातें उन्होंने मेरी मानी हैं, जहाँ पर वो मतलब जो मैंने इंसिस्ट किया था कि करें, जैसे कि लेट्स जस्ट स्टार्ट विद जो उन्होंने मेरी बात मानी है, फिर मैंने उनकी कौन सी बात मानी. तो हम जब दबंग की शूटिंग कर रहे थे तो हम हमेशा चाह रहे थे कि सलमान वुड लुक अ लिटिल डिफरेंट. तो हम चाहते थे कि सलमान एक कुछ मूछें लगाएं, क्योंकि ग्रो तो करेंगे नहीं वो, तो मूछें हमको चाहते थे कि वो मूछें लगाएं. अब उन्होंने कहा यार मैंने ज़िंदगी भर कभी ये सारे गेटअप वेटअप और मूछें अभी तक नहीं किया है ना. आई हैव बीन 20 years इन द इंडस्ट्री और अभी मैं करने में मूड में हूँ नहीं. तो मैं बोला बट फिर आप वही लगोगे कॉप जैसे आप वांटेड में दिख रहे थे या उसमें दिख रहे थे या उसमें दिख रहे थे, तो इसमें अलग कैसे दिखोगे? तो कुछ तो आपको करना पड़ेगा. कुछ लोग इसे मैं नहीं करूँगा, आई विल नॉट डू इट. तो हमारी फिल्म की शूटिंग शुरू हो रही थी, उनका शॉट रेडी था एंड ही हैड एग्रीड दैट नहीं थे, बट हमने एज अ प्रोडक्शन और एज अ क्रिएटिव पीपल उनके लिए मुझे बना के रखी थी. एंड सडनली आई डोंट नो ही रियलाइज कि हम शॉट रेडी है एंड ही इज टर्निंग अप एज सलमान खान टू गो एंड प्ले दिस चुलबुल कैरेक्टर. कुछ अलग नहीं लग रहा है, कुछ एक डिस्टिंक्ट नहीं लग रहा है. तो ही रियलाइज कि हम थोड़े से चलो ठीक है, अभी आप नहीं मान रहे हो तो डू द सीन, डू इट लाइक दिस ओनली. ही रियलाइज्ड कि यार चलो ठीक है, मुझे बनाइए मेरी. हम लोग हाँ 3 बनाई है. तो बताओ दिखाओ. एक लिए ट्राई की, नहीं ये ठीक नहीं है. दूसरी ट्राई की, हाँ ये कैसी है, हाँ ये अच्छी है.
तीसरी की, नहीं वो दूसरी अच्छी है, हाँ चलो लेट्स गो एंड शूट. तो वी वर सो हैप्पी बिकॉज दैट इज व्हाट वाज आवर विजन टू डू समथिंग. एंड यू सी आज चुलबुल पांडे की मूंछें आइकॉनिक हो गई हैं. आइकॉनिक है. अब वो Mustache and so glasses. these are accidents of cinema that people think that sometimes everything is very planned. I think there are certain things that just happen. अब जो गाना था क्या बोलते मुन्नी बदनाम जो गाना था, तो मैंने गाना सुना उनको, तो मैंने उसने बोला गाना तो बड़ा हिट है, तो इसमें क्या हो रहा है. मैंने बोला कि वो मलाइका इज डांसिंग इन द सॉन्ग और सोनू सूद है जो गैंगस्टर है वो सेलिब्रेट कर रहा है, और जैसे ही गाना ख़त्म होता है मेरी आपकी एंट्री होती है. तो इस गाना ख़त्म होने के बाद मेरी एंट्री क्यों कर रहे हो. तो ऐसे मतलब क्योंकि वो पार्टी सेलिब्रेशन चल रहा है, गैंगस्टर सेलिब्रेट कर रहा है, और जैसे ही उसका सेलिब्रेशन खत्म होता है आपकी एंट्री होती है. इसे नहीं, मुझे गाने में डालो. तो हमने प्लान ही नहीं किया था. तो और ये कब की, जब शूट ऑलमोस्ट होने वाला मतलब है, कि शूटिंग करने जा रहे हैं, गाना रेडी हुआ है और उसको कॉन्सेप्ट सुना रहे कि भाई क्या है गाने आज ये होगा शूट. ठीक है. तो इसेस के वो मुन्नी वाले गाने में मुझे डाल दो. बोला यार अभी कैसे. तो डायरेक्टर के साथ मैंने बैठ के बोला जैसे चलो एक अंतरा डाल देते कि बीच गाने में उसकी एंट्री होती है और वो बौखला जाता है क्या बोलते हैं विलन, और वहां पर वो टेक ओवर करता है. अब वो सलमान का कॉन्ट्रीब्यूशन था. यू गॉट माई पॉइंट. तो दीज it may have worked otherwise also, but it worked brilliantly because he had something in his mind. He told me, I got convinced, we used it. तो ऐसे टीम वर्क में काम होता है, किसी इंडिविजुअल का नहीं होता. बिकॉज एक फिल्म जो होती है कुछ आपकी बात लग जाती है, कुछ किसी और की बात लग जाती है. ऐसे उन्होंने डायलॉग्स में जो कंट्रीब्यूशन किया है कि यू नो रॉबिन हुड पांडे उनका कंट्रीब्यूशन था. कमाल करते हो पांडे जी, वो उनका था. छेदी सिंह वाला डायलॉग वो सलमान का था. बट बाकी एकदम आया कि उसी वक्त सेट के ऊपर. तो बहुत सी चीज़ें थी जो थी. अब बहुत सी चीज़ें जो मैंने कही होंगी कि भाई ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, तो ही एग्रीड ऑन दैट एंड दोज थिंग्स हैव हैपेंड कि यू नो वील नॉट डू इट लाइक दिस, वील नॉट डू इट लाइक दैट. तो इट्स अ एंड दोस डांस स्टेप्स वाज इट आल्सो दैट वाज ऑल इम्प्रॉम्प्टू. दैट इज व्हाट ही डिड. या तो वो फारा ने भी कोरियोग्राफ नहीं किया, तो उसका क्रेडिट ऑनेस्टली फारा भी नहीं ले सकती कि जहाँ उसको बोला तू कुछ भी कर तो उसने ऐसा ऐसा कर दिया. तो अब वो आइकॉनिक हो गया. वो ऐसा लगेगा कि भाई फारा ने पूरा गाना किया, नो डाउट अबाउट इट, बट द थिंग इज दैट लिटिल वो बेल्ट वाला और ये वो सलमान का कॉन्ट्रीब्यूशन है. तो देर आर टाइम्स व्हेन यू गेट इनटू द कैरेक्टर यू स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग बाय डिफॉल्ट. यू स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग बिकॉज आपको उसको कैरेक्टर कुछ अलग ही दिखने लगता है. दबंग 4 बहुत इंतज़ार हो रहा है, आप तक बात पहुंची भी है, ट्वीट्स वगैरह हुए हैं इसको लेके, ट्रेंड हुआ है हैशटैग. इस खामोशी ने बहुत कुछ कह दिया है. थोड़ा सा तो बताइए कुछ क्या प्लानिंग है स्टोरी वगैरह पे. अभी राइट नाउ तो देयर इज नथिंग इन द नियर फ्यूचर बिकॉज आई थिंक भाई इज आल्सो बिजी विद सम ऑफ हिज प्रायर कमिटमेंट्स. आई हैव जस्ट फिनिश्ड माय वन फिल्म एंड आई एम वर्किंग ऑन अनदर फिल्म, सो दैट इज गोइंग टू टेक सम ऑफ माय टाइम. हम स्क्रिप्ट के ऊपर काम तो कर ही रहे हैं एंड आई डोंट नो द टाइमलाइन बट आई कैन श्योरली से इट्स इन द पाइपलाइन. लवली. वो आज बनेगी, कल बनेगी, परसों बनेगी ज़रूर इंशाल्लाह. बट अभी इन द नियर फ्यूचर देयर इज नथिंग रियली हैपनिंग. एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सबसे रिस्की स्पेस आप कौन सा मानते हो कि ये जब बतौर इस पोस्ट या डेजिग्नेशन के तौर पे आप काम करते हो ये सबसे रिस्की रहता है करियर के लिए, फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग, जो भी एस्पेक्ट्स हैं? आई थिंक देयर इज नो डाउट दैट अ प्रोड्यूसर्स लाइफ इज फार मोर रिस्की बिकॉज यहाँ पर पिक्चर नहीं चलेगी, मतलब अप्रिसिएशन नहीं हुआ तो आपको हर लेवल पे आप यू लूज आउट. कई बार ऐसा होता है पिक्चर नहीं चलती, एक्टर की तारीफ होती है, डायरेक्टर की तारीफ होती है, तो कहीं ना कहीं आपका एक सैल्वेशन पॉइंट होता है. अब वो पिक्चर प्रोड्यूसर के लिए नहीं चले, तारीफ हो भी जाए तो इट्स तो प्रोड्यूसर इज द मोस्ट अफेक्टेड व्हेन अ मूवी डजंट डू वेल. लेट्स जस्ट बी कंप्लीटली क्लियर अबाउट इट. बाकी का लाइक आई सेड सो इट्स द मोस्ट रिस्कीएस्ट जॉब अकॉर्डिंग टू मी. आई मीन टू से दैट्स नॉट अ प्लेस दैट वन वुड वांट टू बी. डायरेक्टर ऑल्सो गेट्स अफेक्टेड, एक्टर्स ऑल्सो गेट अफेक्टेड, बट दे गेट मोर चांसेस. प्रोड्यूसर अगर 2 फिल्में बड़ी फ्लॉप दे दे उसको उठना इम्पॉसिबल हो जाता है. एक्टर 2 फिल्में फ्लॉप दे दे, कहीं किसी एक्टर अच्छा है उसको कोई और अच्छा रोल मिल जाएगा, हिल बाउंस बैक. डायरेक्टर ने पिक्चर बना दी, किसी वजह से चली नहीं, बट उसका काम अच्छा है, उसको फिर फिल्म मिल जाएगी, वो चलेगा. बट प्रोड्यूसर अगर फाइनेंशियली बहुत दब जाए, उसके करोड़ों रुपए चले जाए 1 बार 2 बार, तो उसका कॉन्फिडेंस और वो वापस से नहीं आ सकता. तो
in the worst scenario, I think either a producer should break even or he should make money, because, or maybe take very minimalistic losses in 1 or 2 films. But if he keeps having losses, he doesn't have this, like हमने कितनी बार सुना है कि यार एक्टर 6 फिल्मों बाद, 7 फिल्मों के बाद, 8 फिल्मों के बाद सुपर हिट हो गया, किसी की हमने अभी सुना है कि 11 फिल्म फ्लॉप थी उसके बाद. एक प्रोड्यूसर के पास नहीं है लग्जरी 11 फिल्म फ्लॉप होने की. एक प्रोड्यूसर अगर 11 फिल्म फ्लॉप करे तो मतलब वो या तो कोई कमाल का कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, या उसके बाद पैसे फूकने के लिए है, या क्या है, या तो एक रेगुलर आदमी जो फिल्म एज ए काम बिजनेस बना है वो बंद कर देगा कि यार मैं जिस धंधे में जा रहा हूँ, आफ्टर ऑल इट्स अ कमर्शियल आर्ट, also I'm there to make money. It is not only to educate the world and to make good stories, and then what, I'm here to tell good stories and make money also, and make a life. It's my livelihood. That's why I chose to be a producer. It's my livelihood. That's why I chose to be an actor. It is not just passion driven. You have to choose your careers which are going to give you economic stability. Passions don't necessarily make you money. It's your careers which you are professionally inclined towards. They are the ones that make you money. That give you a livelihood. So you are not going to continue with that if you're not going to do well. So I think they are the most riskiest. As a producer, director and actor, upcoming projects क्या हैं? कहाँ हम आपको देख पाएंगे? So I have just greenlit a subject under my production. Too early to talk about what it is. I've just finished my film Patna Shukla, which has released on Hotstar. And I'm very happy that that it has been received very well, gaining a lot of accolades, and people are praising it, and they're liking that kind of cinema coming, particularly from my stable kind of कि भाई यार ये तो mainstream commercial बनाने वाले लोग हैं, इन्होंने एक sensible, meaningful cinema भी attempt की, तो that's good for my kind of production house. It builds a decent reputation that he's also into stuff like this, which is very good for me. It augurs well for me in the future. As far as that is my production is concerned, I've got something in the pipeline. As an actor, I have got a couple of projects which I have signed up as an actor, which are going to go on floor continuously from now on till the end of the year. And as a director, I have really not thought about anything right now, because I personally feel that till I don't have the subject that I'm so immersed and involved in, I don't think I can direct, because once I direct, then everything else takes a backseat. So then there is no acting. बाकी सब रुक जाएगा. बिल्कुल रुक जाएगा, because वो डायरेक्शन के लिए जो मेरे को टाइम देना है, प्रिपरेशन में, उसके स्क्रिप्टिंग में, उसके प्री प्रोडक्शन में, उसकी शूटिंग में और उसके फाइनल रिलीज में, वो मेरा 1.5-2 साल खा जाएगा. और अभी मेरे पास वो लग्जरी नहीं है कि मैं बाकी की जो स्ट्रीम्स हैं जो मेरी चल रही हैं, जो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, प्रोडक्शन कर रहा हूँ, एंडोर्समेंट्स कर रहा हूँ, या मेरे अपीयरेंसेस चलते हैं, या जो भी मैं चैट शो कर रहा हूँ, वो इतने स्ट्रीम्स जो मेरे हैं, जो मेरे लिए इस वक्त ज़रूरी हैं, वो मुझे सबको उनको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे डायरेक्शन करना है. तो वो आएगा टाइम, बट अभी वो नहीं है. आई एम नॉट रेडी फॉर इट राइट नाउ. सो वेदर इट कुड बी आफ्टर अ ईयर और आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स, व्हेन आई एम रेडी टू गिव अ फुल टाइम टू दैट, देन आई विल डायरेक्ट. सीक्वल और रीमेक पिछले कुछ टाइम में काफ़ी फिल्में देखने को मिली हैं. आपका कोई मन है कि मैं अपनी इस फिल्म का या तो सीक्वल या रीमेक करना चाहता हूँ, या कौन सी फिल्म का? कोई भी, वही आपके मन में है कोई? हाँ, कोई ऐसी फिल्म प्रोड्यूस एज एन एक्टेड, एनी जॉनर, लाइक एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर, एज एन एक्टर, जिस फिल्म को आप चाहते हो कि इसको आगे ले जाया जाए तो मजा आएगा. अभी हाल ही में ऐसा कुछ ख्याल नहीं आ रहा है, बट आई एम श्योर देयर वुड बी अ फिल्म दैट इफ इट इज मेड इन अ डिफरेंट वे इट वुड वर्क. आई एम ऐसे इंस्टिंक्टिवली मुझे नहीं आ रहा है, बट आई एम श्योर कुछ ऐसी फिल्में अगर उनको एक नया ट्विस्ट दे, उसको एक नई मेकिंग दे, तो दे वुड मेक इंटरेस्टिंग व्यूइंग. थैंक यू सो मच हमारे साथ इस बातचीत के लिए. हाय, I'm Arbaz Khan and you're watching me on Bollywood Bubble.